नमस्कार सभी विद्यार्थियों। एक बार फिर आपका स्वागत है बोरिस कैंपस में। जैसा कि हम लोग इंग्लिश को लेकर चल रहे थे आगे और इंग्लिश में कुछ टॉपिक हमने खत्म कर लिए थे और आज फिर हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक पर। और आज का आपका टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम समझते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की रचना करना, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन उस रचना में बदलाव कर देना लेकिन बदलाव कर देना लेकिन वो चीज़ ना बदलना। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आप सेंटेंसेस सीख रहे हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कोई हम बाइक लेकर आते हैं और बाइक लेकर उसको मॉडिफाइड कर देते हैं ना, तो उसमें रूप में मैंने परिवर्तन कर दिया लेकिन बाइक तो बाइक ही रही, उसे बाइक ही कहेंगे, फोर व्हीलर तो नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कहने का मतलब ये है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब है कि द प्रोसेस है ना, एक ऐसी प्रक्रिया ऑफ द सेंटेंसेस, एक वाक्यों की ऐसी प्रक्रिया कैन बी चेंज, जो चेंज कर दे, चेंज हो जाए। यानी कहने का मतलब ये हो गया, एक और शब्द आप समझेंगे, एक टर्म आप समझना, ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल चेंजेस। ठीक है, चेंजेस, या आप कहें कि ग्रामर के जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ग्रामर स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाए, है ना, लेकिन चेंज क्या ना हो, तो वो अर्थ ना चेंज हो। एग्जाम्पल आपके सामने फिर लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ द सेंटेंसेस कैन बी चेंज्ड विदाउट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। इन सेंटेंस का मीनिंग ना बदले, बाकी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे आपको कहना कुछ भी होता है और कोई अलग तरीके से आप कह देते हो कि सामने वाला बुराई भी नहीं मानता है और वो बात भी आपकी हो जाती है। कहते हैं ना, जैसे एक आपके लिए मुहावरा होता है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। ठीक है, जैसे आपने किसी से कहा, मान लीजिए कि कोई लड़की है और लड़की वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है, सुंदर नहीं है, तो हम उसे कैसे बोलेंगे? तो आपने सेंटेंस कहना ये था कि वो है कुरूप है ना। एक तो सेंटेंस आपने यही कहा कि वो है कुरूप है ना। या हमने कहा कि सी इज, इंग्लिश में कहना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सी इज अगली। अब आप ऐसा सीधा सीधा किसी को बोल दोगे कि वह बहुत कुरूप है या तुम बहुत कुरूप हो, तो वो बुराई मान जाएगी। लेकिन उसे घुमा के अगर कहें हम, तो हम ये कह दें अगर कि सी इज नॉट ब्यूटीफुल, तब भी इसका अर्थ क्या है? अगर मैंने कहा कि वह सुंदर नहीं है या तुम सुंदर नहीं हो, तो इसका मतलब तुम सुंदर नहीं हो तो कैसे हो? कुरूप हो, अगली हो, भद्दे हो। तो ये मतलब समझ में आया? यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मतलब परिवर्तन हो जाए। यानी आपने देखा ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है और ये निगेटिव है, लेकिन अर्थ में क्या बदलाव हुआ? अर्थ में बदलाव नहीं हुआ। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हो लेकिन उसके अर्थ को परिवर्तित नहीं करते हो। इसी तरीके से आपने एक अगर देखा हो, मैंने शब्द लिखा कोई एक और सेंटेंस में ले लेता हूँ। जैसे हमने लिखा कि तुम्हें सब जानते हैं, मैंने लिखा कि तुम्हें सब जानते हैं। अब इस सेंटेंस को मान लीजिए कि मैंने कहा इंटेरोगेटिव बनाओ। अब इसका इंटेरोगेटिव आप बनाओगे तो आप कई तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन आपका अर्थ भी ना बदले। तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे कौन नहीं जानता, तो इसका मतलब ही क्या निकला कि मुझे सब जानते हैं। ऐसे हम कब बोलते हैं कौन नहीं जानता? होता है कि मुझे सब जानते हैं, है ना। इसी तरीके से मैंने अन्य चीज कही, मैंने कहा ऐसी दुनिया में कोई जिस पर कांटा, सॉरी, गुलाब का फूल नहीं जिस पर कांटा ना हो। तो ऐसे करके कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हो जिनके अर्थ में परिवर्तित ना हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर आप उसका चेंज कर दें। इसी चीज को हम नया नाम देते हैं, एक नाम देते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। ये टॉपिक 12th क्लास में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसमें देखते हैं हम कौन कौन से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक टॉपिक लेने वाले हैं, वॉइस। कौन सा लेंगे हम? वॉइस, जिसे हम हिंदी में वाच्य बोलते हैं। ये होते क्या है, इन चीज़ों को हम समझेंगे कि वाच्य क्या होते हैं। हालांकि इसमें टॉपिक में कई सारे टॉपिक हैं, अलग अलग तरीके से छोटे छोटे मिनी टॉपिक हैं जिनमें एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें मेनली जो टॉपिक उठाने वाले हैं 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना कि 10th के लिए भी है और फिर ये 12th के लिए भी है। तो सबसे पहले इसको ही हम खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम जो 12th वाली चीज़ें बचेंगी वो उसके बाद में करेंगे। तो वॉइस जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसे हम वाच्य बोलते हैं। ये आपको अलग अलग तरीके से परीक्षा पूछती है आपसे। जो ये आपकी स्टोरी आएगी उसके अंदर पूछेगी, ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक आएगा उसके अंदर पूछ सकता है, ठीक है। और हाई स्कूल में एक ये 2 नंबर का टॉपिक सीधा सीधा पूछा ही जाता है कि आप इसका वॉइस चेंज कर दीजिए, अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव कर दीजिए, पैसिव है तो एक्टिव कर दीजिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन करें और आगे हम बढ़ते हैं। नंबर जो
आपका मेनली टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं वो है वॉइस, इसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो आगे की हम कहानी समझते हैं। अगले टॉपिक पर बात करते हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस क्या होता है इस चीज को हम समझते हैं कि वॉइस सोज, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉइस सोज वेदर द सब्जेक्ट इज डूइंग द एक्शन और हैविंग द एक्शन। ठीक है, और जो भी इसके अंदर दिखाया जाता है, यानी वॉइस ऐसा एक टर्म होता है जिसके द्वारा दर्शाया जाता है कि वेदर द सब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो या तो डूइंग द एक्शन यानी एक्शन को कर रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि हैविंग द एक्शन, या एक्शन अपने आप हो रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है। ठीक है, हम इस पर जोर देते हैं किसके माध्यम से, वॉइस के माध्यम से। तो यहाँ अगर हम बात करें कि वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर फर्स्ट है आपका एक्टिव वॉइस, नंबर फर्स्ट कौन सा होता है, एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है तो समझिए। इस जगह ये लिखा है, एक तो जो सब्जेक्ट है वो डूइंग द एक्शन यानी एक्शन को कर रहा होता है, या फिर एक्शन हो रहा होता है। दोनों में ये अंतर है कि इसमें आपका मस्ट क्या है तो सब्जेक्ट, यानी आप कहेंगे कि सब्जेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है, यानी कर्ता की प्रधानता रहती है। किसकी, सब्जेक्ट हम क्या कहते हैं हिंदी में, कर्ता, कर्ता की इसके अंदर प्रधानता रहती है। दूसरा पॉइंट पैसिव वॉइस में क्या खास होता है, तो आप कह सकते हो कि इसमें ऑब्जेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम मुख्य मानते हैं और ऑब्जेक्ट की ही प्रधानता रहती है। अगर नहीं है समझ में आ रहा तो एक चीज बताओ मुझे, मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर कोई काम किया गया, ठीक है, जैसे कोई काम हो रहा है, रोड बनाई गई, ठीक है, तो मैंने कह दिया कि केवल रोड बनाएगी, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनाने वाले को नहीं दिया, यानी जिसने रोड बनाई है कर्ता को नहीं दी, हमने किसको इंपॉर्टेंट दी, इंपॉर्टेंस दी, तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट को, यानी रोड बनाई गई और बनाई किसने ये पता नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने इंपॉर्टेंट नहीं माना। इसी तरीके से पर मैंने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कोई सा भी नाम ले लिया, मैंने कहा L&T, ठीक है, L&T कंपनी ने रोड बनाई, तो यहाँ पर कंपनी ने रोड बनाई, यहाँ पर हम किसको इंपॉर्टेंस दर्शाना चाह रहे हैं, जिसने बनाई है, सब्जेक्ट को। तो बात ये समझ में आ रही, तो दो मैंने सेंटेंस आपके सामने कहे, मैंने कहा रोड बनाई गई, ये पैसिव वॉइस का है क्योंकि उसमें हमने कर्ता जो है उसको हमने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। जबकि मैंने कहा कि L&T है ना, इस कंपनी ने क्या किया है, रोड बनाई है, तो यहाँ पर L&T जो कंपनी है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में ये सबसे बड़ा अंतर है। दूसरा पॉइंट ये है इसके अंदर कि जब भी एक्टिव वॉइस वो होते हैं जो आपने टेंसेस में पढ़े हैं। ठीक है, टेंस वाली जितने भी आपने फैक्ट पढ़े हैं वो सब एक्टिव वॉइस थे। ठीक है, तो इसमें चेंज होने पर क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक बी फॉर्म यूज की जाती है अकॉर्डिंग टू टेंस, टू बी वर्ब आप यूज करते हो किसके अंदर, पैसिव वॉइस के अंदर, प्लस मेन वर्ब की जो इसमें आएगी वो थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करते हो। ये एक सबसे बड़ा अंतर है। इसमें तो अकॉर्डिंग टू टेंस हम चलते हैं, जैसा टेंस होता है उसी के हिसाब से हम बना देते हैं, जबकि इसमें क्या होता है उस टेंस की हम टू बी वर्ब लेते हैं और उसके बाद मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये पॉइंट हो गया अगला। ठीक है, तो ये अंतर आपको समझ में आ रहे होंगे कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जब हम काम करते हैं तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर यही बताएगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर मेन वर्ब, और फिर इसका ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड्स, है ना। ये स्ट्रक्चर किसका है, एक्टिव वॉइस का। जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज होता है, और स्ट्रक्चर चेंज होकर ये होता है कि इसके अंदर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बनेगा न्यू सब्जेक्ट, ठीक है, इसे हम कह लें न्यू सब्जेक्ट, वो दरअसल ऑब्जेक्ट होगा किसका, एक्टिव वॉइस का। इस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर, और इसे क्या बना लेंगे, न्यू सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी हम क्या ढूंढेंगे, टू बी वर्ब। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी इधर उसकी हम टू बी वर्ब लगाएंगे, टू बी वर्ब। ये टू बी वर्ब क्या होती है अभी हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, मेन वर्ब में क्या करना है, उस टेंस में जो भी हो, आईएनजी फॉर्म हो या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या कोई सी भी वर्ब हो, आपको क्या करना है, जब पैसिव वॉइस बनाना है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला जो भी इसके बाद जो भी आपका सेंटेंस के अंदर बचा हुआ है, अदर पार्ट्स यानी अदर वर्ड्स, उनको लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर नहीं दिख रहा है यहाँ से देखते हैं, फिर यहाँ पर एक प्रीपोजिशन देते हैं आप। ठीक है, प्रीपोजिशन,
और वो प्रीपोजिशन हो सकता है, मोस्टली आप बाई देते हैं सेंटेंस के अंदर, इसके अलावा कई सारी हो सकती है, वो एट भी हो सकता है, इन हो सकता है ना, और ऑन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से कई प्रीपोजिशन हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम किसको यूज़ करते हैं, वाई को। बाकी के कुछ वर्ब होती हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन के साथ काम करती हैं। यहाँ पर आपने प्रीपोजिशन लगा लिया, उसके बाद है ना, यहाँ पर हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यू ऑब्जेक्ट, जो उस सेंटेंस का क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, जैसा कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन आपको टॉपिक बताया, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक चल रहा है, उसके अंदर हम वॉइस को पढ़ने वाले हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन में आपने समझा था कि बाकी का स्ट्रक्चर बदल जाए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कुछ भी हो जाए, बट उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ कैसे नहीं बदलेगा, जैसे अगर हमने मान लीजिए कि कहा, एक सेंटेंस हमने कहा कि बच्चों के द्वारा मैच खेला गया, मैंने सेंटेंस कहा कि बच्चों के द्वारा मैच खेला गया, और मैंने कहा बच्चों ने मैच खेला। ठीक है, बच्चों ने मैच खेला, दोनों सेंटेंस के अर्थ एक ही है, बच्चों ने मैच खेला, बच्चों के द्वारा मैच खेला गया, बट इसमें से दोनों में अंतर क्या है। तो मैंने कहा बच्चों ने मैच खेला, तो इसका मतलब बच्चे इसमें एक्टिव है, बच्चे इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव है। और मैंने कहा कि बच्चों के द्वारा मैच खेला गया, मैच को इंपॉर्टेंस दिया, इसलिए ये क्या है, पैसिव वॉइस है। तो दोनों में ये सबसे बड़ा अंतर है कि अगर हमने कहा कि बच्चों ने मैच खेला, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस, और बच्चों के द्वारा लग गया, यानी बाई वो प्रीपोजिशन मैंने बताया उसके अनुसार लग रहे हैं, तो पैसिव वॉइस हो रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अंतर है इसके अंदर, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, इस चीज को नोट डाउन करिए, उसके बाद हम इसके अगले एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस का और फिर पैसिव वॉइस का, दोनों में अंतर क्या है समझिए। पहले सबसे पहले एक्टिव वॉइस, ये टेंसेस होते हैं तरीके से, जो आपने टेंस पढ़े, और टेंस टोटल कितना पढ़े, तो आप कहेंगे सर आपने 12 टेंस पढ़े थे। ठीक है, तो 12 टेंसेस पढ़े हैं, तो इसमें टू बी फॉर्म जिसका हम प्रयोग कर लेते हैं, जिन टू बी वर्ब का हम प्रयोग कर लेते हैं, उनको हम दोबारा से नहीं बनाते, कुछ टेंस ऐसे छूट जाते हैं, इसलिए केवल हम एक्टिव पैसिव वॉइस जो पढ़ते हैं वो केवल कितने सेंटेंसेस के पढ़ते हैं, 8 के। तो इसका मतलब कितने टेंसेस के आप नहीं पढ़ते हैं पैसिव वॉइस, तो वो 4 बचे हुए हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से बचे हुए उन पर चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले इन स्ट्रक्चर्स को जरा फोकस करिए। तो आपके सामने एक्टिव वॉइस का लिखा है, फिर पैसिव वॉइस का लिखा है। जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले अब टेंस बनाते तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते थे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते थे। और हेल्पिंग वर्ब के स्टार पॉइंट क्यों बनाता हूं मैं, तो आपने टेंस में समझा होगा, क्योंकि जिस टेंस का है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाइए। ठीक है, मेन वर्ब में जो इस टेंस के हिसाब से जो बदलाव होते हैं वो करिए। जैसे मान लीजिए कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म को जो भी लगे। ठीक है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए विशेष, और फिर अदर वर्ड्स। बट जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तब क्या करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसको हम ले जाकर न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, न्यू सब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है, तो इसमें केवल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में आप परिवर्तन करेंगे, बाकी की चीजें सेम रहनी है, अर्थ हो सब कुछ रहना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट बनाया। ठीक है, कायदे में ये यहाँ कर सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि शुरुआत में और इसी के बारे में अब चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये होया क्या कायदे में, ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी थी उसकी हमें कौन सी फॉर्म लेनी है बेटा, टू बी वर्ब, है ना, ये आपके सामने लिखी हुई है। इसकी हमें क्या बनानी है, टू बी वर्ब बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने लिखा हुआ है कि इस मेन वर्ब के साथ क्या करना है, तो आपको पता है कि मेन वर्ब के साथ आपको क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जो भी मेन वर्ब हो, आईएनजी है ना, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कुछ भी हो, आपको क्या कर देना, उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। क्लियर है कि नहीं। अगला जो भी अदर वर्ड्स हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं, आपकी इच्छा है, और आप चाहे इसे बाहर भी लिख सकते हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि अगर वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट है तो अंदर ही रखिए, बाकी अदर वर्ड है तो उसे बाहर ले जाइए। ठीक है, अगला यहाँ पर बचा हुआ आप एक्स्ट्रा पार्ट है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के अंदर आप यहाँ वाई दे सकते हैं, इसको एट दे सकते हैं, इन दे सकते हैं, और ऑन दे सकते हैं। ठीक है, विद दे सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रीपोजिशंस जो इसमें यूज कर सकते हैं मोस्टली। ठीक है, ये होते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। कुछ वर्ब के साथ एक्स्ट्रा आते ही हैं, जैसे इंटरेस्टेड लिखा हुआ है ना, तो इंटरेस्टेड अपने बाद बाई नहीं लेगा, क्या लेगा, इन लेगा। ठीक है, जैसे लाफ दे रखा है सेंटेंस में, या एनॉयड दे रखा है, ठीक है, तो एनॉयड विद देता है, लाफ अपने साथ एट लेता है। ठीक है, तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, वो आगे हम सेंटेंस के दौरान पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली आपको यूज कौन सी करनी है बेटा, वाई। और उसके बाद जो यहाँ सब्जेक्ट लिखा होता है, ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम कहाँ ले जाते हैं, पीछे। ठीक है, सबसे लास्ट में यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि यहाँ तक आपका सब्जेक्ट आया, और ये सब्जेक्ट यहाँ आकर क्या बनेगा, न्यू ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और कायदे में ये है क्या, सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन बना क्या ये, ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आगे एक एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा कि रमेश विल बाय अ बुक टुडे।
हमने सेंटेंस लिखा आपके सामने कि रमेश विल बाई अ बुक टुडे। तो रमेश कल क्या करेगा, सॉरी आज क्या करेगा, एक बुक खरीदेगा। ये बात तय है। ऑब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, तो आपने जब शुरुआत में सेंटेंस के पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा हुआ टॉपिक, तो उसके दौरान मैंने बताया था कि जिसकी चर्चा की जाए वाक्य में, ये जो काम को करे वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और क्रिया का असर जिस काम पर हो जाए, ठीक है, वो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये बात बताई थी। तो अब आपको ध्यान आया हुआ, अच्छा खरीदने का असर किस पर पड़ा, इस बुक पर। ठीक है, प्रभावित कौन हुई, बुक। तो ये बुक उसका क्या है, ऑब्जेक्ट। या फिर हम ऐसे भी नहीं अगर पता लगा पा रहे, तो आपने मैंने बताया था आपको क्या और किसे। ठीक है, इन दो से आप क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को छांट सकते हो। तो वह क्या खरीदेगा, तो आप कहेंगे सर एक बुक खरीदेगा, एक किताब खरीदेगा। तो ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ ले आओ, आप न्यू सब्जेक्ट बनाओ। मैंने अब बुक उठा लिया आगे। ठीक है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखी हो उसकी बी फॉर्म बनाओ। तो बी फॉर्म का मतलब होता है ये वी। ठीक है, इस वी की कौन कौन सी फॉर्म है उनको समझते हैं। ठीक है, वी ये आपने लिखा। ठीक है, बी की एक और फॉर्म होती है वॉज या वर। ठीक है, अगली फॉर्म होती है इनकी एक वीन, थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक आपने इज एम आर समझी होगी, इज एम आर, और उसके अलावा आपने वीन। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी फॉर्मेट करते हैं। अब कौन सी आपको जरूरत है वो चीज समझते हैं। विल, बिल आपने लिख लिया है ना। अब विल को बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बिल के बाद हम कौन सी वर्ब की फॉर्म देते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल के बाद हम फर्स्ट फॉर्म देते हैं। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी ही होती है, इसका मतलब होता है होना। तो आपने क्या लिखा, विल बी, ये इसकी बी फॉर्म है। अभी हम आगे पढ़ लेंगे कि किस हेल्पिंग वर्ब की कौन सी बी फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब वो विल बी। अब बाई लिखा हुआ है जो मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ आपको क्या करना होता है, तो आपको याद होगा कि मेन वर्ब की हम क्या कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म आप बोलेंगे। ठीक है, तो बाई की होती है वॉट, हमने इसको लिखा वॉट। उसके बाद उसने कहा कि मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद जो भी अदर वर्ड्स हो उनको बदल लीजिए। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसको बाहर भी ले सकते हैं। तो हमने वॉट लिखा और फिर उसके बाद आपको पता है कि प्रीपोजिशन लेनी है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हमने ली बाई, और किसके द्वारा खरीदेगी बेटा, इस सब्जेक्ट को वहां जाकर ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। तो हम लिख देंगे रमेश, और हमने लिख दिया टुडे। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे, यानी ये अ बुक विल बी बॉट बाय रमेश टुडे। यहां तक समझ में आया, ये आपका एग्जाम्पल इसका। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। अब चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो उसकी आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। अब इनमें कई तरीके से कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ टेंस होते हैं जो कैसे बदलते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं हम। ठीक है, किसकी क्या बी फॉर्म होती है उसको समझते हैं। कोई यहाँ पर प्रोनाउन लिखा है, वहां जाकर ऑब्जेक्ट बनेगा तब क्या कंडीशन होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम समझते हैं, तो इसे जरा नोट करिए। चलिए आगे आपके सामने एक्टिव एक्टिव हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, पैसिव टू बी वर्ब में चेंज होना। ठीक है, ये आपकी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, जो टेंस होंगे उनकी हेल्पिंग वर्ब, और ये है उनकी टू बी वर्ब। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कौन सी टू बी वर्ब में आपको चेंज करना है, ये चीज़ समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जब बात करी थी कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनकी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, उनको समझते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, समझिए जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी उनकी जो बी फॉर्म है आप यूज कर चुके हो। ठीक है, बार बार उसको नहीं बनाना होता है। तो कितने परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपके तीन क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक बच्चा आपका फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक ये रह गया आपका। तो इसका भी क्या नहीं बनाते आप, पैसिव वॉइस नहीं बनाते। 3 और ये 1 टोटल कितने हो गए, 4। तो 3 आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या नहीं बनती, पैसिव वॉइस नहीं बनती। ठीक है, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो ये 4 आपको ध्यान रखना है, इन टेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनानी है, इसीलिए इसमें हमने काउंट ने नहीं किया, अलग कर दिया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस की। अगर आपका जो एक्टिव वॉइस है वो किस में है, इंडेफिनिट टेंस में है, तो वो अपने कॉन्टिन्यूस में जाएगा। इंडेफिनिट अपने कॉन्टिन्यूस में जाएगा, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिल जाए, या एस या एस उसमें लगा है, या फिर डू या डज हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, अपने कॉन्टिन्यूस में, यानी इज एम आर में चेंज हो जाते हैं। अगला सेंटेंस आपके अगला लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले आपको या डिड मिले, वो अपने कॉन्टिन्यूस में जाएगी तो वॉज वर्ब में उसकी टू बी वर्ब बनेगी। इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो विल या सेल आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, तो इसकी जो टू बी वर्ब बनती है वो विल बी या सेल भी बनती है।
आगे की हम बात करते हैं, अगर किसी टेंस में दूसरा टेंस आपको मिल रहा है एक्टिव साइड कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस अपने कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ले लेता है। क्या ले लेता है? बीइंग। जैसे मान लीजिए इज एम आर लिखा हुआ है, तो आपका इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग बन जाएगी उसकी बी फॉर्म। ठीक है, तो इज की क्या बनती है? इज बीइंग। एम की क्या बनती है? एम बीइंग। अगला सेंटेंस, अगला लिखा हुआ है टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस, तो वॉज या वर आपको मिले तो वॉज बीइंग और वर बीइंग इसमें चेंज करते हैं। अगला परफेक्ट, अब देखो यहाँ पर मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब नहीं ली है क्योंकि ऑलरेडी उसका बी फॉर्म है, तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं अगर अगले टेंस की, और अगला है परफेक्ट। जितने भी परफेक्ट होते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाते हैं, उनके बाद बीन लग जाता है। क्या लग जाए? इसमें आप जोड़ देंगे बीन। ठीक है, जैसे हैज़ मिल जाए तो आप हैज़ बीन कर देंगे, हैव मिल जाए तो हैव बीन कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हेड मिल रहा है तो हेड बीन कर दिया मैंने। इसी तरीके से विल हैव मिल रहा है तो विल हैव बीन कर देंगे, सेल हैव मिल रहा है तो सेल हैव बीन कर देंगे। इस तरीके से इसमें अलग अलग तरीके से हम बदलाव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टू बी फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी, कौन सा टेंस किस में जा रहा है ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हमने लिखा राहुल did not take टी। ठीक है, मैंने लिखा राहुल डिड नॉट टेक टी, तो जैसे ही आपने माइंड लगाया, आपने कहा कि इसमें डिड यूज हुआ है, इन डिड की भी फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर, इनमें से एक कोई लेनी है। तो वह क्या नहीं लेता? तो आपने कहा क्या नहीं लेता था? तो टी नहीं लेता, तो आपने टी को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया नया। ठीक है, टी के बाद डिड को किस में चेंज करेंगे आप? वॉज या वर में। तो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? तो आप कहेंगे वॉज, क्योंकि टी सिंगुलर है। तो टी वॉज, उसके बाद नॉट लगाया, तो नॉट से हमें कोई मतलब नहीं, निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव बनाते हैं। नॉट लिख दिया। टेक का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर टेक का थर्ड फॉर्म हो जाता है टेकन। ठीक है, टेकन, और अब कुछ और नहीं बचा, तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन लिया वाई, और उसके बाद हम राहुल को उठाकर वहाँ जाके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो राहुल, वाई राहुल। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा कि टी वाज नॉट टेकन बाई राहुल। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे अगला सेंटेंस हम देखते हैं, और हमने लिखा कि द लॉयन किल्ड द डियर। ठीक है, लॉयन किल्ड द डियर, यानी शेर ने क्या कर दिया? किसे मारा? डियर। ये कौन सा वाला डियर है? डियर से दो चीजें आपको ध्यान रखनी, एक तो डियर इसका मतलब प्रिय है, डियर कभी प्लूरल नहीं होता, डियर्स कहीं लिखा मिल जाए तो आपका समझ लेना कि ये गलत है। ठीक है, तो उसने एक हिरन मार दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है कि अगर हमने यहाँ ए लगा दिया, ठीक है, तो द डियर किल्ड ए, सॉरी द लायन किल्ड ए डियर, तो इसका मतलब एक है, एक मार दिया, है ना। अगर इसे हम मान लीजिए कि प्लूरल करना चाह रहे हैं तो हम क्या करें? डियर लिख देंगे, लेकिन जब इसे आप वहां से तो पता नहीं कर सकते, तो इसे डियर आगे लेंगे, अगर उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज हो रही है तो इसका मतलब प्लूरल है, और अन्यथा की हालत में वो सिंगुलर है। तो इस तरीके से आप इसे क्लियर भी कर सकते हैं। तो इसमें इसमें एस या एस न जोड़ें जिससे आप प्लूरल बनाना हो। ठीक है, तो ये सीप हुआ एक शब्द है ना, ऐसे ही डियर है, तो इनमें प्लूरल नहीं होते। तो आपने लिखा कि द लॉयन किल्ड अ डियर, तो हमने अ डियर को यहाँ पर आगे लिया, और अ डियर के बाद ये किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे ही मिली, तो मैंने कहा ये पास्ट इंडेफिनिट और अपने वॉज या वर्ब में बी फॉर्म लेगा, तो हमने अ डियर वाज, ठीक है, किल्ड, थर्ड फॉर्म में लगाई किल्ड, ऑलरेडी उसमें सेकंड फॉर्म ही और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, तो किल्ड, और किसके बाद किसके द्वारा मारा गया? बाई द लॉयन। तो आप इस तरीके से लिख देंगे। ये यहाँ तक समझ में आया होगा। एक और खास अंतर आप समझेंगे, एक सब स्पेलिंग होती है LION और एक होती है LOIN। ठीक है, लाइन लॉयन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाइन, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? लॉयन। इसको लाइन बोलते हैं और इसको लॉयन। इस तरीके से इसका मतलब होता है कमर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कमर, और इस लाइन का मतलब क्या होता है? सिर। ठीक है, दोनों में ये अंतर है। स्पेलिंग थोड़ी सी देखना मिस स्पेल्ड ना हो, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से बी फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो घड़ी कह रही है अलविदा लेने का, और समय भी आ गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले लेक्चर में इसकी कि आगे किस तरीके से हम टेंसेस को आगे बढ़ाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल, और ध्यान रखना कि अपना स्वास्थ्य सही रखिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अध्ययन को लगातार करिए, इसे कंटिन्यूस रखिए। ऐसा ना हो कि आप एक दिन देख लेते हो वीडियो या थोड़ी देख लेते हो फिर छोड़ देते हो। कंटिन्यूसली पूरी वीडियो देखें। बहुत सारी शिकायत आ रही है आपकी कि वीडियो आप कंप्लीटली नहीं वॉच कर रहे हो। ठीक है, और कुछ ही बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसको व्यर्थ ना जाने दो। अगर व्यर्थ जाएगी तो फिर हम लोग भी बंद करके इसको बैठ जाएंगे, है ना। तो आपके अंदर जो लॉकडाउन का जो समय रहा
वो थोड़ा ऐसा रहा कि इसके बीच आपकी पढ़ाई को लेकर हम लोग संवेदनशील हुए, और आप अगर असंवेदनशील होंगे तो उससे हमें हमें भी इफेक्ट होंगे और आप भी इफेक्ट होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रभावित तो होंगे। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि वीडियो को सही तरीके से वॉच करें। जो लोग नहीं पढ़ रहे उनको भी थोड़ा प्रेरित करें, मोटिवेशन दें कि जरा अध्ययन कर लोगे तो जो गैप बनेगा उनका, वो आपका कवर होता रहेगा, ठीक है। इसके माध्यम, अगर आप जानते हो कि शिक्षा के मध्य अगर ज्ञान के बीच अगर थोड़ा सा भी कोई गैप हो जाता है तो उसे कवर करना बहुत ही नुकसानदेही है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि अध्ययन को सुगम बनाए, अच्छा बनाए और पढ़ते रहिए इसी तरीके से, ठीक है। थैंक्स टू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।